हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू नामिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट और मुझे बता देंगे कि भाई कैसे हैं आप लोग, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, मुझे जल्दी से बता देंगे और अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन क्या कर रहे थे प्यारे दोस्तों, डिस्कशन ये कर रहे थे हम डिस्कस ये कर रहे थे कि LCR सीरीज सर्किट, ठीक है ना। LCR सीरीज सर्किट में हमने एक खास टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज दी रेजोनेंस फिनोमेना, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, क्या है रेजोनेंस कंडीशन, लेट अस डिस्कस अगेन। जल्दी से हम उसको रिवीजन करते हैं और फिर हम फटाफट हम उसको बताएंगे आपको कि LCR सर्किट में रेजोनेंस होता क्या। भाई LCR क्या है, LCR सीरीज सर्किट को जब हम किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जब या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या फिनोमेना होता है। तो ये हमारे पास है, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना, रेजोनेंस इन LCR सर्किट, रेजोनेंस इन LCR सर्किट, रेजोनेंस इन LCR सर्किट प्यारे दोस्तों। यस, तो LCR सीरीज सर्किट में हम बातें कर रहे हैं, LCR सीरीज सर्किट। तो LCR में क्या होता है भाई, एक तो हम ले लेते हैं इंडक्टर, एक ले लेते हैं कैपेसिटर और एक ले लेते हैं रजिस्टर। और जब हम इनको सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इनको कनेक्ट करते हैं विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कंसिडर द EMF इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास क्या आ जाता है प्यारे दोस्तों, दिस इज द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज द रजिस्टर। तो भाई हमें पता है कि करंट तो सेम है, सभी एलिमेंट्स में करंट सेम है। तो करंट सेम है तो हम करंट को रेफरेंस मानते हैं। क्या हम अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को क्या हम फेजर के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस, वी कैन ट्रीट लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने बताया था प्यारे दोस्तों, यदि आपको ध्यान हो तो हमने बोला कि चलो ठीक है भाई, ये हमने बोल दिया कि एक करंट है, ठीक है ना, करंट वेक्टर है यानी I हो गया अपने पास। और इसी की डायरेक्शन में हमारे पास होता है VR यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। तो VR थोड़ी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी तो इसी के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा VR। ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात बताएंगे ज़रा। यस, ठीक है ना, क्या वोल्टेज ये जो VL है, क्या ये जो VL है क्या करंट से लीड करता है। बिल्कुल, करंट जो है, करंट लेग करता है और उसमें L में, तो ये हो जाएगा अपने पास VL वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की तरह लिखा सकते हो आप, और इनका मैग्नीट्यूड अपने पास होता ही है। ठीक है, और ये अपने पास होता है VC। ठीक है, तो VC जो होता है लेग करता है करंट से, करंट लीड करता है इन कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर हो जाता है अपने पास VC वेक्टर। और हम मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर VL नोट जो है, इसका जो पीक वैल्यू है या इसकी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है कैपेसिटर से। तो हमें पता है भाई ये जो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आता है, दैट इज़ VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, रिजल्टेंट हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, दिस इज़ दी नेट EMF यानी E वेक्टर होगा। तो E वेक्टर जो हो जाएगा मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि यस VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर, ठीक है ना, प्लस का वेक्टर एडिशन हम करेंगे, ठीक है, वेक्टर की तरह। और हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने कैलकुलेट किया था, जब हम इसका ये हम ले लेते हैं कि फेज़ अपने पास क्या हो गया, फाई हो गया। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन जब ले रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि VL ग्रेटर देन क्या है, VC है, VL ग्रेटर देन क्या है, VC। तो जब हम ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये आया था क्या पहले दोस्तों, I नोट जो आ जाता है वो आ जाता है E नोट अपॉन अंडर रूट में, क्या कल हमने देखा था XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस अपने पास R स्क्वायर। क्या हमने देखा था ये सारी चीज़ें। यस, हमने डिस्कस भी किया था, ध्यान हो तो आपको डिस्कस किया था हमने।
ठीक है। और ये जो फाई जो फेज है, यानी यहां से मैं बता सकता हूं कि करंट लेग करेगी फाई फेज, फाई कोण से, यानी या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ईएमएफ है, ठीक है ना, जो वोल्टेज है वो लीड करेगा फाई से। तो यदि लेग करेगी करंट तो आई को मैं लिख सकता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और आप ये भी देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होगी, यस टेन फाई कितना होगा, टेन फाई जो होगा वो होगा जाएगा अपने पास एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। चलो खैर ये बातें तो हमने कर ली थी कल। यदि मैं बात करूँ कि एक्स वी एल छोटा है वी सी से तो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी इसमें अब की बार करंट लीड करेगा। अब यहाँ पर करंट लेग कर रहा है फाई एंगल से, ठीक है। खैर ये बातें थी, हमने बताया था आपको यदि आपको ध्यान हो। लेकिन हमने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, देखो एक बात नोटिस करना प्यारे दोस्तों, करोगे नोटिस, कर लोगे क्या, यस कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखो, क्या ये जो आई नोट है, ठीक है ना, क्या ये ई नोट अपॉन अंडरूट में एक्सएल माइनस एक्सी है। अच्छा एक्सएल को क्या लिखोगे, ओमेगा, ओमेगा एल। तो यस क्या होगा, ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो यस ओमेगा एल हो जाएगा। और ओमेगा जब एल हो जाएगा यानी ओमेगा एल माइनस का अपने पास 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। एक बात नोटिस करो यहाँ पर, क्या करंट की जो पीक वैल्यू है, करंट की जो पीक वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज आई नोट, डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल, क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। एक बात बताओ जरा, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ओमेगा टेंड्स टू जीरो है, जब ओमेगा की फ्रीक्वेंसी जो टेंड्स टू जीरो है, जब टेंडिंग टू जीरो है, तो जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये इन्फिनिटी यानी पीक जो वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो की तरफ जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों जब ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी, तो अगेन आई नोट जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, दोनों होगी। मतलब जब ओमेगा यदि मैं जीरो की तरफ टेंड करूंगा, ठीक है ना, आई नोट, ठीक है ना, क्या बोल दिया मैंने, ओमेगा टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ओमेगा टेंडिंग टू जीरो है तो ये जीरो हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और ये अपने पास जीरो इन्फिनिटी, ठीक है ना, ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी और अपने पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो माइनस इन्फिनिटी में कितना हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी अगेन माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, यानी तो माइनस इन्फिनिटी लिख दूँ तो अच्छा रहेगा इसमें अपने पास, ठीक है ना, ये मैं माइनस इन्फिनिटी रख दूँ तो। अदरवाइज मैं ओमेगा टेंडिंग टू जीरो करूँगा ना, तो देखो ये जब जीरो करूँगा तो ये जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, और इन्फिनिटी में यदि मैं ज़ीरो घटाऊंगा तो इन्फिनिटी बनेगा, सही है, ठीक है ना। अब देखो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ ये कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे मिलेगी फिर, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम पीक वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज आई नोट मैक्सिमम कब होगा, आई नोट मैक्सिमम तब होगा प्यारे दोस्तों जब ये दोनों इक्वल हो जाए। मतलब मैक्सिमम के लिए ये जो अपने पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या घटनी चाहिए, क्या वो कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कम मतलब इसको जीरो कर दूं, जीरो कब हो सकता है, जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाए, यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाए 1 अपॉन अंडरूट एल सी, ठीक है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, z जो है ना, z इस सिचुएशन में क्या होगा, दैट इज मैं ये बोल सकता हूँ कि z जो है वो बिकम्स टू आर। जो इम्पिडेंस है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस की रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है उसके इक्वल हो जाएगी, मतलब मिनिमम होगी, z मिनिमम होगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट एल सी पर। इस सिचुएशन में आई नोट की जो मैक्सिमम होगी एंड आई नोट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना प्यारे दोस्तों, वो जो हो जाएगी उसको हम देखना जरा क्या होगा, ई नोट अपॉन आर। क्या ये अब ओनली प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्या ये जो सर्किट है रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ओमेगा आर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की जो पीक वैल्यू वो मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरी बात देखो, फाई क्या होगा, फाई क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फाई की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस सिचुएशन में फाई की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो फाई जो है दिस विल बी 0 डिग्री, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है, तो ये तो अपने पास हो गया ये सॉरी यहाँ पर है, तो tan 0 कितना होता है 0, फाई इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब फाई इक्वल टू 0 डिग्री है कब? एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, यानी 1/√LC पर। तो फेज जो है ना वो कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब फाई की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो नेट जो ईएमएफ है, नेट जो वोल्टेज है वो किसकी डायरेक्शन में हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में। और ये सिचुएशन कब होती है, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि रेजोनेंस की कंडीशन में एल और सी एलिमेंट्स के ऊपर नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 0 होगा। क्या VL वेक्टर इज इक्वल टू VC वेक्टर, यानी क्या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट जो EMF वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन है। और हम बोल सकते हैं यस पीक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी इसमें, उसकी वैल्यू कितनी होगी, E0/R। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एल और सी पर डिपेंड कर रही है, एल और सी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और क्या बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यस एक बात तो हम बोल सकते हैं कि जेड मिनिमम, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम निकालें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें, देखो जेड मिनिमम हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आर, ठीक है। सेकंड जो है आई नोट जो वो मैक्सिमम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E0/R, ठीक है ना, E0/R। थर्ड जो मैं बात बोल सकता हूँ, क्या मैक्सिमम करंट है तो अपने पास जो P जो डिसिपेशन है, ठीक है ना, मतलब मैं बोलूँ कि पावर जो है, पावर डिसिपेशन जो हम आगे करेंगे टॉपिक, वो हो जाएगा अपने पास E/RMS²/R, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ये भी अपने पास होगा मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम डिसिपेशन होगा। फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि यस फाई कितना हो जाएगा, फाई अपने पास 0 डिग्री हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली, ठीक है, रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। फिफ्थ हो गया अपने पास, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, क्या हो गया, बिल्कुल हो गया, यस, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अब और देखते हैं और क्या बातें बोल सकते हैं। देखो रेजोनेंस की कंडीशन जरूरी नहीं है अपने पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में आए, रेजोनेंस एक ब्रॉड टॉपिक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर उस कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना, उस कंडीशन के ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सडनली चेंज होती है, हाई हो जाती है उसकी वजह, जैसे इसमें अपने पास करंट मैक्सिमम हो गई। एक अपने पास मैकेनिक्स में आता है टॉपिक, ठीक है, ऑसिलेशंस में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे अपने पास जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज, ठीक है, एक उस ब्रिज का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, वो ब्रिज क्या था अपने पास, ब्रिज में भी क्या पता तुम्हें पता है, ब्रिज में भी जो वाइब्रेशन होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर समहाउ उस ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो बाहर यदि उस एटमॉस्फेयर में जो वेव चल रही हैं, विंड है, ठीक है, एयर वेव चल रही हैं, यदि उसके इक्वल हो जाए उनकी फ्रीक्वेंसी, उस सिचुएशन में क्या होगा, ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। और कई बार इतना होता है कि ऑसिलेशन इतने ज़्यादा हो जाए कि वो ब्रिज वो टूट जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फैक्ट है कि जो आर्मी होती है, आर्मी को कभी भी उस ब्रिज के ऊपर परेड नहीं करवाया जाए। आप जो है मतलब हज़ारों की संख्या में आप जो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको उस ब्रिज के ऊपर तैनात कर दो,
तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जैसे वो खड़े खड़े अपने पैरों को अगर हिलाने लग जाएं या ड्रिल करने लग जाएं या अपनी जो प्रैक्टिस होती है वो करने लग जाएं, तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि उनका जो रिदम होता है ना, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है। कभी देखा है जो सोल्जर्स होते हैं वो परेड करते हैं तो सभी की जो टांगें हैं वो एक तरह से उठती हैं, वो हाथ जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न होता है उनका स्ट्रक्चरल। तो अगर वैसे ही अगर वो ड्रिल करने लग जाएं, वैसे अगर प्रैक्टिस वहाँ पर करने लग जाएं, तो क्या पता ऐसा हो जाए कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है अगर उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तो वो ब्रिज टूट सकता है, ठीक है ना। तो इतना अच्छा टॉपिक है ये। और पता है तुम्हें ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है वो लिया अपने पास, इसमें जो एंटीना अपना जो रेडियो होता है, रेडियो ठीक है ना, एफएम रेडियो, उसमें एक एलसी सर्किट लगा होता है, ठीक है। और होता क्या है, इस एलसीआर सर्किट को एट दी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वी ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है ना। एक्सेप्टर सर्किट मतलब वो उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। पता है तुम्हें जब रेडियो हम सुनते हैं तो रेडियो में जो हम ट्यून करते हैं, ठीक है, उस नोब को हम घुमाते हैं। जब हम नोब को घुमाते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच हो जाए, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं FM 90.2 90.3 उससे मैच हो जाती है वो फ्रीक्वेंसी, और वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है और हमें पर्टिकुलर चैनल की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। बाकी हर एक चैनल के लिए उसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर वो उससे मैच हो जाएगी तो हमें पर्टिकुलर चैनल सुनाई देगा, वो जो भी बोल रहा है, वो एंकर बोल रही है, न्यूज़ चल रही है, वो हमें पर्टिकुलर सुनाई देगी, अच्छी आवाज़ में सुनाई देगी। तो ये जो है वो एक रेजोनेंस फिनोमिना का एक अच्छा यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई अच्छी बात रेजोनेंस में, एलसीआर सर्किट में। और बात हम बोल सकते, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि ओमेगा आर जो है वो किस पर डिपेंड करिए, 1/√LC, ठीक है ना। लेकिन जो पीक वैल्यू है, ठीक है ना, पीक वैल्यू है वो तो डिपेंड करती है रजिस्टर के ऊपर, पीक वैल्यू तो उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी और उनका यदि मैं ग्राफ बनाऊँ ना, तो देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना, I0 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा आर, और बाकी जो है वो उसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 अपने पास आती है इस प्रकार से। ये जो ओमेगा है यानी पर्टिकुलर ओमेगा है वो अपने पास यहाँ पर जो है I0 की मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है, I0 की पीक वैल्यू आती है, दैट इज़ यहाँ पर अपने पास आती है E0/R वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये अपने पास ओमेगा की वैल्यू आती है। समझ गए इतनी बात प्यारे दोस्तों, समझ गए ना तुम लोग? यस। क्या इस डाटा से हम बना सकते हैं ये ग्राफ? तो ये जो ग्राफ है कुछ हमें मिलता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन इसकी जो पीक वैल्यू है यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो क्या इसकी पीक वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी? ये ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, सपाट हो जाएगा, ठीक है। हम बनाते हैं इसको, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, चेक करने दो। ओके, तो यदि मैं इसको बनाऊं किसको, ग्राफ को, देखो यदि हम इस ग्राफ को बनाएं आगे फर्दर अलग अलग रजिस्टर के लिए, तो कुछ इस प्रकार से आता है वो ग्राफ जो है प्यारे दोस्तों। यस, कुछ इस प्रकार से आता है, यानी ये हो गया ओमेगा, ठीक है ना। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या पीक वैल्यू घट जाएगी? कुछ इस प्रकार से अपने पास जो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है I0 की, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो डिपेंड नहीं करती है रजिस्टर के ऊपर, वो तो फिक्स, वो डिपेंड नहीं करती है रजिस्टर के ऊपर। वो जो है अपने पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स ही रहती है, वो आप रेजिस्टेंस कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ कि ये जो है वेरी लो रेजिस्टेंस,
ठीक है, ये हाई रजिस्टर है, ये हाई रजिस्टर है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या जो आई नोट जो मैक्सिमम वो कम हो जाएगा, क्या ये जो आई नोट मैक्सिमम कम हो जाएगा। ये क्या है, हम ले लेते हैं मॉडरेट, ठीक है ना, मॉडरेट आर, क्या ये बीच का है। लेकिन जब अपने पास यदि मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई ले लो, यानी हाई रेजिस्टेंस ले लिया आपने, तो पता है क्या होगा प्यारे दोस्तों, पता है, बता दूं तुम्हें, यस मुझे बता लेने दो ना। हाई रेजिस्टेंस पे क्या होगा, ये जो है अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास ये आई नोट मैक्सिमम एक पर्टिकुलर के लिए है, लो हाई आर के लिए, ये आई नोट मैक्सिमम मॉडरेट के लिए हमने किया, और ये जो आई नोट मैक्सिमम वो हमने किया हाई आर के लिए। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि यस, रेजिस्टेंस जब अलग अलग वैल्यू का हम रखेंगे तो पीक जो वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आई नोट मैक्सिमम इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। बट दिस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, on that frequency we know that I naught get its maximum value, that is fixed for each resistor, for each resistance it is fixed। ओमेगा आर देखो, इसी ओमेगा आर पर ये भी पीक चल रहा है, ये भी पीक मिल रही है, इसकी भी, इसका भी पीक मिल रहा है, इसका भी पीक मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूज है वो अलग अलग हैं, वैल्यूज क्या अलग अलग हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड शार्पनेस, ठीक है ना, शार्पनेस ऑफ दिस ग्राफ। और इस शार्पनेस को बताने के लिए कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसकी शार्पनेस किस में ज़्यादा है, फॉर दिस, फॉर दी डिनोटिंग दी शार्पनेस वी इंट्रोड्यूस ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से हम यह बता सकते हैं कि जो अमुक जो ग्राफ है या जो कोई पर्टिकुलर ग्राफ है उसकी शार्पनेस ज़्यादा है या इसकी कम है। शार्पनेस को बताने के लिए हम अलग से एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर भाई क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में क्वालिटी फैक्टर को फॉर पर्टिकुलर एलसीआर। देखिए एक बात बताऊं, आप किसी एमएनसी कंपनी में या कहीं पर भी जाओगे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आता है कि अपने पास क्वालिटी मैनेजर, ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटी मैनेजमेंट या कौन सा विभाग है उसको क्वालिटी देखता है। तो वैसे ही हम भी क्वालिटी देखना चाहते हैं, लेकिन किसकी, शार्पनेस की। तो टू डिनोट दिस शार्पनेस या टू एक्सप्लेन दिस शार्पनेस, तो हम क्या इंट्रोड्यूस करवा, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर कैसे हम डिफाइन करवाते हैं, देखो क्वालिटी फैक्टर हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय क्यू, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मीन्स व्हाट, देखिए क्वालिटी फैक्टर जो होता है, ठीक है ना, क्वालिटी फैक्टर, जैसे मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं, यहीं पर यही ग्राफ ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ये आई नोट है, और इसके लिए हम एक ग्राफ हम डिनोट किया इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से हमने ग्राफ डिनोट किया इस प्रकार से, ये इसकी क्या हो गया, ओमेगा आर हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये ओमेगा आर। यहाँ पर जो वो अपने पास मिलती है आई नोट मैक्सिमम, ठीक है ना, और वो कितना होता है, ई नोट अपॉन आर। क्वालिटी फैक्टर को इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो, क्वालिटी फैक्टर इज द, लिसन केयरफुली लिसन, ओके, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम करंट, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पीक करंट टू द value of the current which we get, ठीक है ना, which we यहाँ पर देखो, एक सेकंड रुकना जरा, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना, ये इसके जस्ट पास वाली, इसके जस्ट पास वाली फ्रीक्वेंसीज मान लेते हैं, इसको हम बोल दिया ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो क्वालिटी फैक्टर को हम इस प्रकार से एक रेशियो से डिफाइन करते हैं। वो रेशियो किसका है, वो रेशियो है
आई नोट मैक्सिमम का जो हमें मिलती है ओमेगा आर के ऊपर। और दूसरी बात, उस पीक वैल्यू की वो वैल्यू जिस पर जो वैल्यू है आई नोट की, आई नोट बिकम्स दी 1/√2 टाइम्स ऑफ आई नोट मैक्सिमम। मतलब आई नोट की वैल्यू जब हम रखेंगे ई नोट अपॉन √2r, ठीक है ना, ये अपने पास आई नोट की वैल्यू। तो ये अपने पास है, समझे। मैं ये बोल सकता हूं कि क्वालिटी फैक्टर जो है इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन द डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ those frequencies at which we get the maximum current value equal to 1/√2 times the maximum current value that is gained and on the resonance frequency। समझे। वास्तव में क्वालिटी फैक्टर होता है रेशियो, किन का रेशियो, क्वालिटी फैक्टर होता है रेशियो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का और वो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मान लेते हैं। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमें जो मैक्सिमम पीक वैल्यू मिल रही है उसका 1/√2 टाइम्स हो जाए। जो पीक वैल्यू है वो 1/√2 टाइम्स हो जाए। तो 1/√2 टाइम्स किन पर हो रही है, देखो ओमेगा 1 पर भी है आई नोट अपॉन √2 मिल रही है, ठीक है ना, और आई नोट अपॉन √2 हमें ओमेगा 2 पर भी मिल रही है। इनका डिफरेंस कर दो, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, ठीक है ना, ठीक है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा तो क्या ये थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है ना, तो क्या फ्लैट बनेगा, ठीक है ना, फ्लैट बनेगा तो क्या शार्पनेस घटेगी, और घट भी रही है। देखो जब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या क्वालिटी फैक्टर घटेगा। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, शार्पनेस को, मतलब शार्पनेस घटेगी, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर वास्तव में ग्राफ की शार्पनेस को बताता है, ठीक है ना, शार्पनेस को बताता है, शार्पनेस इंडिकेटर, ठीक है, शार्पनेस को बताता है। तो ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक करंट, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द डिफरेंस ऑफ those frequencies on which we get the peak value equal to 1/√2 times the maximum value of peak current, that is get on omega r, that is get on resonance frequency। तो यहाँ पर ये अपने पास आता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। क्या हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, और हम बताएंगे। देखो देखना जरा, ध्यान से देखना जरा, देख रहे हो क्या, बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास इस LCR सर्किट में, क्या LCR सर्किट के लिए हमें एक बात पता है, क्या LCR सर्किट के लिए मुझे एक बात पता है क्या कि इम्पीडेंस होती है Z, ठीक है ना, या मैं बोलूँ कि आई नोट ले लेता हूँ मैं, आई नोट की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। तो देखो आई नोट जो होता है वो होता है अपने पास ई नोट अपॉन जेड, ठीक है ना, जेड होता है ना, आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड, और जेड कितना आया था, जेड आया था अपने पास ओमेगा एल, ठीक है ना, यानी एक्सएल यानी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या यही आया था, क्या यही आया था, बिल्कुल, ठीक है। जेड की वैल्यू अपने पास आई गई थी। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि आई नोट इक्वल टू होता है ई नोट अपॉन जेड, ठीक है। एक बात बताना जरा, बता दोगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि जेड जो है, ठीक है ना, जेड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्या जेड किसके इक्वल है, जेड इक्वल हो जाता है आर के, ठीक है। बट एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ठीक है, एंड ओमेगा 2,
एंड ओमेगा 2, क्या z की वैल्यू इक्वल हो जाएगी? देखो z की वैल्यू देखो E0/z यानी √2r की इक्वल हो जाती है। यहाँ पर तो r है, यहाँ पर तो √2r की इक्वल हो जाती है। यस, हो जाती है कि नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं √2r की इक्वल करूँ फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं। ओमेगा r का तो हमें पता है 1/√LC होता है, इसकी हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि √ में, ठीक है ना, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का जो होल स्क्वायर है प्लस r² जो है वो अपने पास है z, ठीक है ना, z। और z की वैल्यू यदि मैं √2r लिख दूँ ना, तो यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों लिख सकता हूँ। अगर मैं ओमेगा 1 को कंसिडर करूँ पहले, ठीक है ना, तो ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 1c का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अपने पास हो गया r² इक्वल टू हो जाएगा 2r², ठीक है ना। ये बात सही है क्या? और प्लस माइनस इसकी वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? प्लस माइनस इसकी वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, यदि मैं बात करूं कि ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1c का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 2r² माइनस r²। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू +-1 दो आएंगी, ठीक है ना। और वो दो है, एक तो हो जाएगी ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग, एक हो जाएगी ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग। अभी तो जनरल ले लेते हैं, अभी तो जनरल लिख लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C जो हो जाएगा वो +-r हो जाएगा, ठीक है ना। वी कैन राइट एक जो वैल्यू है वो तो अपने पास ओमेगा 1 की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1c इसको हम ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव r ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? क्या ओमेगा r माइनस का डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ? ये जो गैप है उसको मैंने डेल्टा ओमेगा बोल दिया। और ओमेगा 2 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा r प्लस डेल्टा ओमेगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब मैंने ओमेगा 2 को लिखना है, ठीक है ना, ओमेगा 2L लिखना है माइनस 1/ओमेगा 2c लिखना है, तो क्या यहाँ पर माइनस का r, चलो इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अब दोनों को ऐड करो, ठीक है ना, दोनों को ऐड करोगे, देखो मुझे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू चाहिए, ओमेगा r तो मुझे पता है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो घटा दो, ठीक है, घटा दो, एक काम करो, घटाओगे तो क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 इंटू एल बनेगा, ठीक है ना, घटा दिया। और प्लस अपने पास बनेगा 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1, और यहाँ पर बनेगा 1/c। और जब तुमने घटा दिया ना, तुमने घटा दिया, यस, जब तुमने घटा दिया तो यहाँ पर आया माइनस का 2r, आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अब देखो, अच्छा, अब एक बार जोड़ दो, जब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, ठीक है ना, प्लस अपने पास हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन c इक्वल टू 2r माइनस का 2r। ओके, अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं, जोड़ेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं एक बार के लिए। जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल बनेगा, ठीक है ना। और फिर अपने पास माइनस का 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इंटू सी बनेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या सही बात है? क्या 1/c आएगा? दोनों को जब मैं इक्वल करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इस तरफ जाएगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा क्या, 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 बचेगा, वो LC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, LC। तो यहाँ पर जब मैं इक्वेशन नंबर 4 है, 3rd और 4 की जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, 3rd और 4 को मैं यूज़ करता हूँ, तो देखो क्या लिख सकता हूँ, 3rd और 4 को मैं क्या लिखता हूँ, ये तो हो गया नोट, ठीक है ना, ये हो गया नोट, इसको नोट कर लेना। 3rd और 4th को यदि मैं यूज़ करूँ, 3rd और 4th में देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मुझे चाहिए, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, ठीक है ना, प्लस
अपने पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं लिख देता हूँ एल सी, ठीक है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 2r, माइनस का है ना ये, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास एल इज इक्वल टू माइनस का 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 जो हो जाएगा आर अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है ना, आर अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है ना, आर अपॉन एल हो गया। अब देखो ये वैल्यू आई अपने पास, अब देखो साइन का वह नेगेटिव आ रहा है ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 चाहिए, तो डिफरेंस हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दूँ, भाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर दूँ, बात एक ही है, बात एक ही है, डिफरेंस है, हमें पॉजिटिव चाहिए। पहली बात तो ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना, और हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू को जब हम इक्वेशन उसमें फॉर्मूला में यूज़ करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर अपने पास आता है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर और अपॉन आर अपॉन एल, ठीक है ना, बिल्कुल। और ओमेगा आर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो 1 अपॉन जब अंडर रूट एल सी लिखूँगा तो यहाँ पर एल अपॉन आर ऑलरेडी है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बनेगा 1 अपॉन आर अंडर रूट, ठीक है ना, एल अपॉन सी। ये अपने पास बनता है क्वालिटी फैक्टर, ध्यान रखोगे प्यारे दोस्तों, ये अपने पास बनता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना, ये अपने पास फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्वालिटी फैक्टर में ध्यान देखो, एल जब बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, सी जब बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट मिलता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें मिलता है, ओके, कर लोगे। अब देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, देखो अगेन मैं ये बोलूँ कि इस क्वालिटी फैक्टर में यदि इसको ऊपर नीचे में IRMS से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट की, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि ओमेगा आर एल को मैंने ऊपर नीचे IRMS से डिवाइड कर दिया, तो कोई मैंने गड़बड़ थोड़ा ना कर दी, क्या मैंने कोई गड़बड़ कर दी अगर मैं ऊपर नीचे IRMS से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं कर सकता, कोई गड़बड़ नहीं की सर। ये क्या हो गया, ये एक्सएल है कि नहीं है, एक्सएल इंटू आई क्या है, वोल्टेज, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस किसके, एक्सेल यानी इंडक्टर के, और अपॉन में क्या ये एक्सेल इंटू आई है, तो वोल्टेज ड्रॉप है एक्सेल यानी एल के, और ये IRMS इंटू आर क्या, रजिस्टर के, तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर। अब एक बात बताना जरा, क्या ये जो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर है क्या दोनों इक्वल होते हैं, क्या एक रेजोनेंस की कंडीशन में क्या एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, ठीक है। तो जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है तो यहाँ पर मैं एक्सी भी तो लिख सकता हूँ, तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर बोलो चाहे कैपेसिटर बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो ये एक अनदर फॉर्मूला हमें निकल करके मिलता है, ठीक है। तो ध्यान देना, कितने फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक अपने पास ये आ गया, एक अपने पास ये आ गया, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं और निकले हैं और निकलेंगे, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप ध्यान दीजिए, आपको ये पता चला कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस को बताता है। क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, किसी भी ग्राफ की, कौन से ग्राफ की, अपने पास जो पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू ग्राफ है, वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है उसकी शार्पनेस को वो बताता है क्वालिटी फैक्टर। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, क्वालिटी फैक्टर जितनी अच्छी वैल्यू का होगा, जितना ज़्यादा होगा उसकी शार्पनेस भी ज़्यादा होगी, और क्वालिटी फैक्टर जितना कम होगा उसकी शार्पनेस कम होगी, यानी उसकी जो शेप है, उसकी जो अपने पास मैं बोलता हूँ कि ये जो शार्पनेस है वो घटती है, फ्लैट होता जाता है, ग्राफ क्या होता जाता है, फ्लैट होता जाता है, ठीक है। तो ये बात है,
और क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू निकालना हो, मान लो एल दे दिया, सी दे दिया, आर दे दिया, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दे दे, वो दो फ्रीक्वेंसी दे दे, इन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को बोल देते हैं बैंडविड्थ। क्या बोल देते हैं? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हम बोल देते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को। ठीक है ना, तो ये बैंडविड्थ हो जाती है, ये बैंडविड्थ हो गई। तो ये हमारा जो टोटल डिस्कशन जो था वो था अपने पास LCR सर्किट में जो रेजोनेंस कंडीशन होता है, और रेजोनेंस में भी हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की जो कंडीशन आती है। ओके, नोट करेंगे जल्दी से।